नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएल लाइव क्लासेस में। इसमें हम लोग कक्षा 7 के गणित का सॉल्यूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह जो वीडियो है पार्ट 3 का दक्षता अभ्यास है। इसमें हम लोग दक्षता अभ्यास के सारे प्रश्नों को हल करेंगे। दक्षता अभ्यास वो अभ्यास होता है जिसमें अब तक आप लोग अभ्यास ए, अभ्यास बी जो भी पढ़े हैं उसका इसमें मिला करके दिया गया होता है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं पहला प्रश्न में दिया गया है, किसी परीक्षा में एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों का पूर्णांक 100 में से प्राप्त निम्नवत है। यानी एक बच्चा को 0 0 प्राप्त हुआ, एक बच्चा को 30 30 20 20 40 30 50 60 50 60 70 80 ऐसे करके नंबर जो है कि 15 बच्चों को प्राप्त हुआ। तो इसका हमें निकालना है क्या, समांतर माध्य। तो हम हल में लिखेंगे समांतर माध्य बराबर इसमें हम समांतर माध्य निकालेंगे। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सभी पदों का योग। सभी सभी पदों का सभी पदों का योग बटे सभी पदों की संख्या। ठीक है, तो यह जो है कि सूत्र है, सभी पदों का योग बटे सभी पदों की संख्या। तो योग पहले करेंगे, यानी कि 0 0 प्लस 30 प्लस 30 सभी को हम लिख लेते हैं पहले। तो इस तरह से हम सभी पदों को लिख लेंगे और हम उसमें जो है कि 15 से भाग देंगे। अब हमें इन पदों को जोड़ना पड़ेगा। तो हम जो है कि 30 30 20 40 30 50 60 सबको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं पहले। तो इन सभी संख्याओं को लिखने के बाद बटे 15 और इन संख्याओं को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ऊपर, तो हम लोग इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर पूरा आएगा 600। और जब 600 में हम 15 से भाग देंगे तो 15 चौक को 60 और 0 लगा देंगे यानी कि 40। तो इसका माध्य आ जाएगा क्या, 40 अंक। तो माध्य कितना है, 40 अंक जो है कि इसका क्या है, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कहा जा रहा है कि 10 बालिकाओं के भार किग्रा में क्रमशः इतना जो है कि दिया गया है। तो इसके भारों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। पुनः हम हल करने के लिए सूत्र लिखेंगे क्या, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सभी पदों का योग सभी पदों का योग बटे सभी पदों की सभी पदों की संख्या। तो इसका हम लोग यहाँ पे योग करने वाले हैं। तो पहले हम इसमें योग के लिए सभी पदों को लिख लेते हैं। 40 प्लस 42 प्लस 41 प्लस 38 प्लस 36 प्लस सभी को हम लिख लेते हैं पहले। तो पूरे नंबर को हम लोगों ने लिख लिया है। अब हम इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आएगा 381। और 381 में हम 10 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 38.1 किग्रा, क्योंकि भार है यह किग्रा में है तो इसको हम किग्रा में लिखेंगे। यह जो हो जाएगा हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है, निम्नलिखित सारणी में 50 विद्यार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है, इसके भार का समांतर माध्य जो है कि ज्ञात कीजिए। और हमने बताया है कि जब भार समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कहें और बारंबारता दिया गया हो तब हम इसके लिए क्या करते हैं, पहले एक सारणी बनाते हैं। तो इसके लिए हम एक सारणी बना लेंगे और सारणी बनाने के लिए एक हम ऐसे वर्ग बना लेंगे और फिर इसको जो है कि 3 पार्ट में बांट देंगे। पहले पार्ट को हम रखेंगे भार के लिए और दूसरे पार्ट को हम रखेंगे किसके लिए, किग्रा के लिए। और हमारा लास्ट पार्ट जो रहेगा भार और बारंबारता का, इसमें हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, बड़ा लिखेंगे। और नीचे एक और लाइन रखेंगे किसके लिए, योगफल के लिए। इसमें हम क्या रखेंगे, योग रखेंगे। इनको जोड़ करके हम इसमें लिखेंगे। नीचे सबसे रहेगा क्या, योग। ठीक है, इसमें योग रहेगा, इसमें रहेगा सिग्मा एफ। ठीक है, और इसमें रहेगा लास्ट में सिग्मा एफ एक्स। इसको हम लोग जोड़ के इसमें लिखने वाले हैं। पहले में क्या है, पहले में है भार, भार है किसमें, किग्रा में। पहले में है भार किग्रा में, तो यहाँ लिख देंगे भार, भार किग्रा में। ठीक है, तो किग्रा में है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यक्स।
उसके बाद से है बारंबारता। ठीक है, बारंबारता, तो बारंबारता को हम लोग क्या कहेंगे, यफ। और लास्ट में लिखेंगे क्या, भार, भार गुणे बारंबारता, बारंबारता। ठीक, और इसको कहते हैं क्या, यफ यक्स। यफ और यक्स यानी कि यफ और यक्स का जो है किसमें गुणा है। ठीक है, तो यह हम इसमें ध्यान देंगे, यफ यक्स जो है कि यहाँ पे लिखेंगे। अब हम नंबरों को लिख लेते हैं। भार में क्या क्या है, 40, 42, 34, 43, 43, और 43 के बाद है 44, 44 के बाद है 45। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे। उसके बाद से जो है कि बारंबारता में लिखेंगे क्या है, 4, बारंबारता में है 4, 12, और 12 के बाद है 18, 18 के बाद है 10, और 10 के बाद है 6। फिर हम इनका गुणा करते हैं, तो 4 गुणे 40 पहले करेंगे, फिर हम करेंगे 12 गुणे 42, 12 गुणे 42, फिर हो जाएगा 18 गुणे 42, 18 गुणे 43 है, इसमें बना लेते हैं 43 इसको। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 43। ठीक है, और इसमें है 10 गुणे 44। ठीक है, तो ये 10 गुणे 44 हो गया, और लास्ट में है क्या, 6 गुणे 45। इनको हम लिख लिए, फिर हम इनका गुणा कर लेते हैं। तो ऊपर करेंगे तो 4 चौको 16, 160 हो जाएगा। अब 12 42 का करेंगे तो इसमें हो गया 12 गुणे 42 करेंगे तो यह हो गया 504। ठीक, और करेंगे 18 गुणे 43, तो इसमें करेंगे हम लोग 18 गुणे 43 तो हो जाएगा 774, और 44 गुणे करेंगे तो 440, फिर करेंगे 6 गुणे 45, तो 6 गुणे 45 करेंगे कितना हो जाएगा, 270। अब यह हो गया। अब हम इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। तो जोड़ लेते हैं, जोड़ के नीचे लिख लेते हैं। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे, तो जोड़ लेते हैं इसको हम लोग। तो जोड़ने पर यह पूरा आ रहा है कितना, और 2148। ठीक है, तो 2148 आ गया, और यह जो इसको जोड़ेंगे आप बारंबारता को, तो यह आएगा कितना, 50। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो है कि भाग देंगे यहाँ पे। तो इसको हम लोग भाग दे लेते हैं, और इसके लिए पहले सूत्र लिख लेते हैं, एक पेज ले लेते हैं, और हम लिखेंगे इसमें समांतर माध्य बराबर, इसके बाद लिखेंगे समांतर, समांतर माध्य बराबर, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर, इसमें हम लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक, तो जोड़ने पर कितना आया है, जोड़ने पर यहाँ पे आया है 2148, जोड़ने पर आया है 2148, यानी कि 2148। और बटे में हम लोग लिखेंगे क्या, बटे में आया कितना, 50। वे दे सकते हैं, बटे में जो है कि एफ बराबर आया है 50। ठीक है, तो अब हम इसमें 50 लिखेंगे, एफ बराबर, ये बराबर हो जाएगा 50। जब हम इसमें 50 से भाग देंगे तो यह भाग देने पर आएगा कितना, और 42 के बाद दशमलव और 96। ठीक है, तो 42.96 की ग्रा जो है कि क्या आएगा, इसका उत्तर आएगा। ठीक है, तो यही क्या है, इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी बारंबारता दिया हुआ है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक सारणी बना लेंगे, और सारणी में जो है कि उनको हम दिखा लेंगे सभी चीज़ों को। सारणी इस तरह से हम बना लेंगे। पहले वाले में जो है कि पहले वाले में हम, तो पहला पार्ट हो गया ऊंचाई के लिए, दूसरा पार्ट बारंबारता के लिए, तीसरा हो गया ऊंचाई और बारंबारता के लिए। इसमें हम इस तरह से बांट लेंगे उसमें लिखने के लिए, और नीचे एक रख लेंगे योग के लिए। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा नीचे क्या, हमारा नीचे हो जाएगा योग। नीचे में हम लिखेंगे क्या, नीचे में योग हो जाएगा हमारा, नीचे में हो गया योग। तो इसमें हम लिख लेंगे योग। तो योग हम इसमें करके लिखेंगे, जिसमें पहला रहता है क्या, सिग्मा एफ, और इसमें रहता है सिग्मा एफ एक्स। चलिए पहला में लिख देंगे हम ऊंचाई सेमी में, पहला के लिए क्या है, ऊंचाई सेमी में। तो इसमें हम लिख देंगे ऊंचाई जो है, ऊंचाई सेमी में, तो सेमी में है तो सेमी में लिख देंगे।
इसको हम रखते हैं क्या, यक्स, इसको हम मानते हैं यक्स। उसके बाद से है बारंबारता। तो बारंबारता को हम लोग क्या रखेंगे, बारंबारता को रखेंगे हम लोग एफ, और इसमें लिख लेंगे हम लोग ऊंचाई, ऊंचाई गुणे बारंबारता, ऊंचाई गुणे बारंबारता। ऊंचाई और बारंबारता को हम लोग क्या कहते हैं, एफ एक्स कहते हैं। अब सभी जो मान है, ऊंचाई जो भी हम इसमें लिख लेंगे। पहला है 142.5, दूसरा है 143.5, उसके बाद से है 144.5, 145.5, 146.5, 147.5, 147.5 है। और बारंबारता कितना कितना है, 3, 5, 7, 7, 3 और 2। फिर इसमें हम एफ एक्स का गुणा करेंगे, तो पहले लिखेंगे 3 गुणे 142.5, 142.5, 42 दूसरा में रखेंगे 5 गुणे 143.5, फिर रहेगा इसमें 7 गुणे 144.5, फिर इसमें रहेगा 7 गुणे 145.5, फिर रहेगा इसमें 3 गुणे 146.5, फिर इसमें रहेगा 2 गुणे 147.5। हम इनका गुणा कर लेते हैं, ठीक है। गुणा करने पर पहला वाला गुणा करेंगे तो यहाँ पे जब हम 3 गुणे 142.5 करेंगे तो यह आ जाएगा 427.5, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे 427.5 जो है कि यह हो जाएगा 427.5। चलिए दूसरा गुणा करेंगे। दूसरा में है 5 गुणे 143.5, तो यह आ जाएगा 717.5। पहले गुणा करेंगे 7 गुणे 144.5, तो यह आ जाएगा 1011.5। उसके बाद से है 7 गुणे 145.5, तो यह गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 1018.5। उसके बाद से हो जाएगा यहाँ पे 3 गुणे 146.5, तो 3 गुणे 46 करेंगे तो यह हो जाएगा 439.5। और लास्ट है 2 गुणे हम करेंगे 147.5, तो यह गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 295, ठीक। अब हम इनको आपस में सभी को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। बारंबारता को जोड़ देते हैं। पहले बारंबारता में जोड़ेंगे 3 धन 5 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 8, और 8 में 7 जोड़ेंगे 15, फिर 7 जोड़ेंगे तो 22, फिर जो है कि इसमें 3 जोड़ेंगे तो 25, और 25 में पुनः 2 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 27। यह हो गया 27। इसको हम जोड़ लेते हैं, ऊंचाई और बारंबारता को, फिर इसमें हम लोग लिखते हैं। इन हम सभी को जब जोड़ेंगे तो यह जोड़ने पे टोटल आ जाएगा कितना आपका, 3,909, 3,909.5। अब हम इसका क्या निकालेंगे, समांतर माध्य निकालेंगे। इसके लिए नया पेज ले लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, क्या लिखेंगे, समांतर माध्य बराबर, फिर क्या लिखेंगे ऊपर सिग्मा एफ एक्स, और नीचे हो जाएगा सिग्मा एफ, ठीक। तो समांतर माध्य में सिग्मा एफ एक्स कितना आया है, 3,909.5, और बारंबारता हम लोग जोड़े हैं कितना आया है 27। और हम लोग 3,909 में 27 से क्या करेंगे, भाग देंगे तो यह आएगा 144.79। इसको हम शुद्ध मान लिखेंगे तो लिखेंगे 144.8। तो 144.8 सेमी जो है इसका क्या आ जाएगा, औसतन आंसर आ जाएगा, यानी कि यही जो है क्या इसका समांतर माध्य है। ये इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। आगे बढ़ेंगे, अगला हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 को यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका में किसी क्षेत्र के एक वर्ष में विभिन्न खाद्यान्नों में उत्पादन के आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़ों का पाई ग्राफ, यहाँ से क्या बनाना है, हमें पाई ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो पाई ग्राफ के लिए भी हमें चार्ट तैयार करना होगा। चार्ट भी बना सकते हैं, या अलग अलग खाद्यान्नों के लिए कितना कितने अंश का रहेगा उसको हम लोग बना सकते हैं। इसमें हम लोग यहाँ बना लेंगे पहले क्या, योग, एक बना लेंगे योग के लिए कि टोटल कितना है, इसको हम लोग देखना। अगर हम लोग योग बनाएंगे इसमें तो यह हो जाएगा पूरा टोलने पर
तो यह जोड़ने पर हो जाएगा 36। तो अब हम अलग अलग सभी के लिए निकाल लेंगे। जैसे कि मान लीजिएगा निकाल रहे हैं मक्का के लिए, तो यहाँ लिख देते हैं मक्का का कितना बनेगा। मक्का का निकालेंगे तो मक्का का हो जाएगा 4/36। 4/36 गुणे 360, क्योंकि 360 पूरा होता है। तो यहाँ से काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा और 10 चौक को 40, 40 अंश देंगे। उसके बाद से हम मटर, मटर में भी है 4/36 और गुणे 360 ही। तो इसको भी हम लोग काटेंगे तो यह कटेगा 10 बार में, 10 चौक को 40। मक्का के लिए भी 40 अंश बनाएंगे। उसके बाद से है चना, चना के लिए है 6/36 गुणे 360। तो यहाँ भी हम लोग काटेंगे तो यह 10 बार में कट जाएगा और 10 छके 60 ही, 60 अंश हो गया। उसके बाद से हम एक पेज और ले लेते हैं जिसमें है गेहूं का 10, ठीक ना। इसमें है गेहूं, गेहूं का है कितना, गेहूं का है 10, यानी कि 10/36 गुणे 360 ही। तो इसमें काटेंगे तो यहाँ भी 10 आएगा, 10 दहा में 100, यह हो जाएगा 100। उसके बाद से हम देख लेते हैं, यानी कि इसके बाद से है क्या, इसके बाद से है धान, धान का है 12। तो हम धान के लिए 12 लेंगे, धान के लिए 12। तो यहाँ पर हम लिखेंगे धान, तो यह हो गया धान। धान के लिए कितना है, 12 है, 36 गुणे 360 ही। अब यहाँ भी काटेंगे तो यह कटेगा 10 बार में, 12 दहा में 120, 120 हो गया। अब जो भी यह अंश माप है इसी के लिए जो है कि हम पाई चार्ट जो है कि बनाएंगे। तो इसके लिए एक वृत्त बना लेंगे हम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम बना लेते हैं एक वृत्त और उसी में जो है कि इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए यह हो गया वृत्त। अब इसके लिए जो है कि हम अलग अलग अब माप में, तो इसमें हम लोग अब बना लेंगे। तो इसमें पहला जो है कि दिया हुआ है क्या, मक्का। तो मक्का का हम देख लेते हैं कितना है। मक्का का हम लोग निकाले हैं 40, मटर का भी 40। इन दोनों को पहले बना लेते हैं, एक ही साइड से कहीं से बना लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से मान लीजिए बनाते हैं तो यहाँ से हो जाएगा इसमें क्या, यह हो जाएगा इसके सेंटर तक और 40 अंश। तो 40 अंश जो है कि हम यहाँ तक ले लेते हैं, 40 अंश यह हो गया मक्का के लिए। उसके बाद से 40 अंश ले रहे हैं किसके लिए, मटर के लिए। और चना है कितना हमारा 60 अंश, तो चना के लिए 60 अंश। और गेहूं जो है कि 100 अंश, उसके लिए 100 अंश ले रहे हैं इतना। अब जो है कि इसमें हम जो भी है इसका हम लोग नाम लिख लेंगे। जैसे कि इसमें जो है कि क्या है, यह है 40 अंश। तो इसमें हम 40 अंश लिख करके, 40 अंश लिख करके लिख लेंगे मक्का, यह जो है कि मक्का के लिए है। और इसमें भी जो है कि 40 अंश लिख करके हम लिख लेंगे क्या, मटर, यह जो है कि मटर के लिए है। मटर भी 40 अंश था। और उसके बाद से है चना, यह हम ले लेंगे चना के लिए। चना में जो है, चना के लिए है कितना 60 अंश। और उसके बाद से है यह 100 अंश जो है कि 100 अंश है किसके लिए, गेहूं के लिए। तो 100 अंश गेहूं के लिए हो गया। और 120 अंश है किसके लिए, धान के लिए। 120 अंश जो है कि धान के लिए। इस तरह से जो है कि हम यह ग्राफ बनाएंगे। इसे हम कलर भी कर लेंगे। तो कलर हम इसको कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए और एक यह धान के लिए हम जो है कि और एक कलर ले रहे हैं, ठीक है। धान के लिए एक कलर हो गया। और जो है कि और गेहूं के लिए एक कलर ले रहे हैं, ठीक। इनको अलग अलग कलर से हमें क्या करना है, कलर करना है। और उसके बाद से जो है कि ले रहे हैं चना, चना के लिए भी एक कलर ले रहे हैं, यह अलग कलर में हो गया। इसके बाद से है मटर, मटर को भी अलग कलर में। और उसके बाद से है कि मक्का, मक्का को भी एक कलर में। तो इस तरह से हम अलग अलग कलर में भी इसको क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, ताकि यह अच्छा रहे, ठीक है। तो यह जो है कि इस प्रश्न का उत्तर हो गया। आगे बढ़ेंगे हम और अगले प्रश्न के लिए। तो अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 को आ रहा है, और रविवार के दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपए में दी गई है। जैसे कि ब्रेड जो है कि यहाँ पे दिया गया है 320, और मीठी बिस्कुट जो है कि 120, नमकीन जो है 160, पेस्ट्री जो है कि 80, अन्य जो है कि 40। तो कह रहा है कि त्रिज्य खंडों के केंद्रीय कोण ज्ञात करके सारणी बनाई। यानी कि पहले जो हम लोग इसमें सारणी बनाना आवश्यक है, क्योंकि इसमें लिख दिया है। और कह रहा है इस सारणी का प्रयोग करके एक पाई चार्ट भी बनाइए। तो इसमें सारणी बनाना आवश्यक है। पिछले वाले आप देखेंगे तो उसमें केवल जो है कि लिखा था, इसमें केवल लिखा हुआ था, केवल हमें इसमें चार्ट बनाना था।
इसमें जो है कि केवल आंकड़ों का पाईग्राफ निरूपित, इसमें जो है कि हमें आंकड़े बनाने के लिए नहीं कहा था। लेकिन आप इसमें देखेंगे तो इसमें जो है कि स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि हमें जो है कि सारणी बनाना है, तो इसलिए सारणी बनाने के बाद फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो पहले हम लोग ये जो वस्तुएं हैं इसको यहाँ पे हम लोग प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। इस प्रश्न को हम लोग इस पे हल करेंगे यहाँ से, और इसके लिए जो है कि हम एक सारणी पहले बना लेते हैं, ठीक। तो सारणी बनाएंगे और सारणी बनाने के बाद फिर हम लोग इसमें उसको हल करेंगे। तो यहाँ पे हम सारणी कुछ बड़ा सा ऐसे बना दे रहे हैं ताकि सभी चीज़ें एक में जो है कि हम पहले वाले में क्या लेंगे, पहले वाले में हम वस्तुओं का जो है कि नाम इसमें रखा जाएगा, क्या क्या चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लिया जाए वस्तुओं के नाम के लिए, ठीक ना, वस्तुओं के नाम के लिए यहाँ पे। और कितनी मात्रा है रुपए में, इसको थोड़ा सा इस जगह दिया जाए। और उसके बाद से है संपूर्ण, कितना कितना बटे कितना इसमें लिखना है, तो इसको भी हम लोग और थोड़ा सा जगह दें इसमें। और बाकी गुणा के लिए हम जो है कि इतना जगह इसमें दे देंगे लास्ट वाले में। और इसको जो है कि वस्तुओं के नाम लिखने के लिए इसमें हो गया, और बाकी जो है कि अलग अलग वस्तुएं हैं। और नीचे हम एक लिख रखेंगे योगफल के लिए, ठीक है, नीचे एक रखेंगे योगफल के लिए। तो अब इसमें जो है कि जो भी नाम है, यानी पहला हम बनाएंगे किसके लिए, वस्तु के लिए, तो इसमें हम लिख देंगे क्या, वस्तु। पहला क्या हो गया, वस्तु के लिए। उसके बाद से हम लोग लिखेंगे विक्रय, यानी कि कितने का विक्रय हुआ उसको, और भी रुपए में है विक्रय तो रुपए में हम लिख सकते हैं, रुपए का चिन्ह बना देंगे। और जो है कि संपूर्ण भाग इसमें हम दिखा सकते हैं, संपूर्ण जो है कि संपूर्ण भाग, यानी जितना जितना भाग बन रहा है उसको हम दिखाएंगे। और लास्ट में हम लिखेंगे केंद्रीय कोण, लास्ट में क्या लिखेंगे, केंद्रीय कोण, ठीक है, लास्ट में लिखेंगे हम केंद्रीय कोण। इसमें जो है कि केंद्रीय कोण को हम लोग दिखाने वाले हैं। तो इसमें हमने सभी को लिख दिया है। और क्या क्या है पहले हम लोग उसमें लिख लेते हैं। पहला क्या था, पहला था इसमें ब्रेड, ठीक ना, तो ब्रेड के लिए यहाँ पे ले लेते हैं। ब्रेड की बिक्री कितनी हुई थी, 320। उसके बाद से था इसमें मीठा बिस्कुट, उसको भी ले लेते हैं, मीठा बिस्कुट। तो मीठा बिस्कुट कितने का बिक्री हुआ था, मीठा बिस्कुट यह जो है कि बिक्री हुआ था कितने का, तो इसमें देखेंगे हम मीठा बिस्कुट जो कि 120, और यह नमकीन जो था कि कितने का 160, और पेस्ट्री जो है कि 80। और उसके बाद से क्या था, अन्य, तो अन्य में जो था कि अन्य में जो है कि कितना है 40। इसको हम थोड़ा सा ठीक ठीक और दूर दूर लिख लेते हैं। तो यह हो गया। अब इसमें हम पूरे का भाग लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे और जो है कि 270 टोटल पे है, तो 320, 320 बटे 270 इस तरह से, ठीक है, 772, 230 772। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। इसके लिए लिखेंगे 120 बटे 772, 720। फिर ऐसे सभी के लिए हम लिखते जाएंगे। जैसे इसके लिए लिख देंगे 160 बटे 720, इसके लिए भी लिख देंगे 80 बटे 720, इसके भी लिख देंगे 40 बटे 720। अब इनको सभी को लिख करके 360 से क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। तो इसको अगर हम जैसे काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, बाकी इसको काटेंगे 8 से काटेंगे, तो 8 चौक को 32, और 8 नवा 72, और इसमें गुणा करना है 360 से। तो इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 चौक को 36, 4 चौक को 16, 160 अंश, ठीक। तो ऐसे 0 से 0 काट देंगे, इसको काटेंगे और 12 से काट देंगे, तो 12 कम में 12, 12 छक 72। अब इसमें जो है कि 360 से पुनः गुणा कर देंगे, तो 6 से काटेंगे, तो 6 छक 36, यानी यह आ जाएगा 60 अंश, ठीक है। फिर उसके बाद से 16 है, तो इसको काट लेंगे 8 से, तो 8 दूना 16 और 8 नवा 72, 0 से 0 कट जाएगा। फिर इसमें जो है कि 360 से इसमें भी गुणा करेंगे, तो 9 से काटेंगे, तो 9 चौक को 36, 4 से 4 दूनी 8 ही आ जाएगा 80 अंश। तो इस तरह से जो है कि सभी का मान हम क्या करते हैं, निकालते हैं। इसमें भी 0 0 काट देंगे, तो 8 एकम में 8, 8 नवा 72, पुनः 360 से काटेंगे, तो 9 से काटेंगे, 9 चौक को 36, ये हो जाएगा 40, ठीक है। इसमें जो है कि 40 आ जाएगा। तो इसमें भी हम 0 0 काट देंगे, 4 से काटेंगे, तो 4 एकम में 4, और 4 18 हम जो है कि 4 18 हम 72, 360 से इसमें गुणा करेंगे, ठीक ना। तो 18 से काटेंगे,
तो 18 दूनी 36, 20 आ जाएगा इसमें, यानी कि हो जाएगा 20 अंश। तो यह अंश हम आपको प्राप्त हो गए 160 ही, और 60 ही 80 40 20। तो इसका हम क्या बनाएंगे, इसका जो है कि पाई चार्ट बनाएंगे। तो इसके लिए हम एक पेज ले लेते हैं जिसपे भी हम जो है कि एक सर्कल बनाएंगे, और एक सर्कल बना करके फिर जो है कि इसमें हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो दूसरा इसमें ले लेते हैं, यहाँ से हो गया ऐसे। अब इसमें जो है कि सभी के लिए एक एक भाग हम पहले बांट देते हैं। जैसे कि पहले में है ब्रेड, ब्रेड में आया कितना 160 ही। तो अगर ऊपर से अगर बांटते हैं तो यहाँ से लेके ज़्यादा रखेंगे, आप इस पर ज़्यादा रखेंगे इस तरह से, तो 160 ही जहाँ तक जाएगा वहाँ तक आप क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। लगभग लगभग यहाँ तक जाएगा 160 या ज़्यादा। उसके बाद से जो है कि अब 160 के बाद क्या है, मीठा बिस्कुट जो कि 60 अंश है। तो यहाँ से हम बांट लेते हैं इसको 60 अंश लगभग। और अन्य जो बिस्कुट है वो भी कितना है, 80 अंश है। तो इसको हम लोग बांट लेते हैं यहाँ से 80 अंश, लगभग जो है कि 80 अंश यहाँ तक, प्लस 60 से बेसी रहेगा, 90 से कम, 80 अंश तक। और उसके बाद से है और पेस्ट्री जो है कि 40 अंश, तो इसको हम लोग 40 अंश बांट देंगे। और अन्य नमकीन जो लास्ट में 20 जो है कि बच जाएगा। अब जो है कि इसमें इसका नाम लिख लेंगे, जैसे कि इसमें था पहले क्या है, पहले है ब्रेड, तो यह है इसमें ब्रेड। ब्रेड के लिए जो अंश माप लिखा गया वो कितना है, 160 अंश, 160 अंश ज़्यादा है। और उसके बाद से यह मान लीजिए है क्या, मीठा बिस्कुट, यह जो है कि मीठा बिस्कुट इसमें है, तो उसके लिए इतना दूरी दिया गया है। मीठा बिस्कुट के लिए कितना है, जो है कि 60 अंश। उसके बाद से यह जो है कि 80 अंश है। 80 अंश किसके लिए है, 80 अंश है नमकीन बिस्कुट के लिए, इसमें लिखेंगे नमकीन बिस्कुट। ठीक है, और उसके बाद से यह है, यह आपका है 40 अंश। तो 40 अंश में क्या है, 40 अंश में है पेस्ट्री, तो इसमें हम पेस्ट्री लिखेंगे। और लास्ट में आपका बचता है क्या, 20 अंश, जो कि अन्य के लिए है, तो इसमें हम लिखेंगे अन्य। ठीक है, तो इस तरह से आपका ग्राफ जो है कि बन जाता है। इसको आप कलर भी कर सकते हैं, अगर अलग अलग कलर में कलर करेंगे, जैसे कि मान लीजिए हम ब्रेड को जो है कि इस कलर में कलर कर दे रहे हैं, तो आप अलग अलग कलर में इसे कलर भी अच्छे से कर सकते हैं ताकि यह अच्छा दिखे। आप कलरिंग भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए हमने ऐसा कर दिया। फिर अलग के लिए आप जैसे मान लीजिए मीठा बिस्कुट है, इसके लिए जो है कि आप अलग कलर में इसको आप कलर कर सकते हैं इस तरह से। ठीक, और मान लीजिए नमकीन है, तो नमकीन के लिए भी आप जो है कि अलग कलर में इसको जो है कि कलर कर सकते हैं। तो ऐसे कलर करने से जो कि अच्छा दिखेगा और याद भी रहेगा कि कौन किसको किससे जो है कि प्रदर्शित किया गया है। और मान लीजिए आप पेस्ट्री है, तो इसको हम जो है कि येलो कर दे रहे हैं, तो अलग अलग कलर में आप इसको ऐसे कलर कर सकते हैं। अन्य है तो इसको भी जो है कि ब्लू में आप ले सकते हैं। ठीक है, ब्लू कलर इसको कर दे रहे हैं, तो नीले कलर में भी आप कर सकते हैं। तो यह कलर कर देंगे तो यह जो है कि थोड़ा सा और अच्छा लगने लगता है। और यह जो है कि इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न था, तो यह जो है कि आपका यहाँ पे उत्तर हो गया। यहीं पे जो है कि प्रश्नावली आपका समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।